हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। हम कर रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक और BST का एक धमाकेदार रिवीजन। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक का सेक्शन नंबर C। हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक का सेक्शन A और B कर लिया है 6 के 6 पेपर के, तो नहीं किए तो जाके चेकआउट करना। आज हम करेंगे सेक्शन नंबर C। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारा सेक्शन नंबर C। इससे पहले मैं वीडियो पे जाऊं, दो चीज वापस से क्लेरिफाई करेंगे। क्या एक वीडियो क्या होगा लेंथी, क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट से, कंसेप्चुअली क्लियरिटी करेंगे, इसलिए कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए डिटेल नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वीडियो पूरा देखना होगा और कंसेप्चुअली समझना होगा। इसके लिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये आप ही के बेनिफिट में। तो अगर आप लंबा वीडियो देखने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, इसलिए लंबा वीडियो देखने के लिए तैयार है, तो वीडियो आगे कंटिन्यू करना, वरना फिर रील्स देखते रहो छोटे छोटे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये वीडियो लेंथी होगा, लेकिन मजा आएगा, असरदारक होगा। एंड में आप खुद बोलोगे सर बहुत मजा आया, और मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। दूसरी चीज, ये जो वीडियो है उसमें मैंने आंसर लिख रखे हुए, अगर आपको आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगा क्या करना होगा, तो आंसर भी मिलेंगे सर आपको। तो चलो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। आते हैं बेटा जी हमारे आंसर के ऊपर। तो यहां पर मैं बता रहा हूं, गाला पेपर इकोनॉमिक्स का सेक्शन पेपर नंबर 1 सेक्शन नंबर C 24 नंबर का आता है ये। ओके, 24 नंबर का दो नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक। बेटा चैप्टर नंबर कहां से आया हुआ है? चैप्टर नंबर 1 से आया हुआ है, जिसके अंदर हमको बताना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इकोनॉमिक की स्टडी के अंदर क्या फर्क पड़ता है। ओके, चलो देखो, एक चीज मैं एक और बात बता दूं। सर ये वाला क्वेश्चन तो हमने आगे बढ़ा हुआ है, क्या मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर करके आगे सुन सकता हूं? बेटा मैं आपको ये बोलूंगा कि इतना भी लंबा मेरा वीडियो नहीं होता है कि जिसके अंदर 4-5 घंटे लग जाए। दूसरी चीज, आप इतने भी बिजी नहीं होते कि वीडियो को पूरा ना सुन सको। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा सुने, भले आपको आता है कि नहीं आता, क्योंकि मैं जो आपकी जो समझ सकती है उससे तो कहीं ज्यादा अच्छा मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं। दैट आई कैन गारंटी यू, आई कैन एश्योर यू। तो अगर वीडियो भले क्वेश्चन आता हो, लेकिन इसको पूरा देखना, क्योंकि वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। दूसरा, अगर ये वीडियो अगर ध्यान से, आप ज्यादातर क्या करो, आप मोबाइल को ऐसे डायरेक्ट मत सुनो, आप उसको ईयर प्लग ले लो, आप कान में ईयरबड लगा लो और फिर सुनो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट मेरी जो आवाज आपके कान के अंदर जाएगी, आधे आंसर तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। और बचा कुचा जब आप बुक्स में से पढ़ोगे ना, तो वो आपको मेरी बातें क्लिक होने लगेगी, हाँ सर ने ये बोला था, हाँ सर ने वो बोला था, तो आपको याद करने में भी बहुत आसानी रहेगा। इसलिए वीडियो को अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो, और अगर आप वीडियो को एक पहली बार सुन रहे हो तो उसको नॉर्मल स्पीड में सुनो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको 2 बार सुने। दूसरी बार कैसे सुनेंगे? आप इसको हाई स्पीड में 1.5 की स्पीड में सुनो, ताकि क्या हो, आपका क्विक रिकैप भी हो जाए। ओके, तो वीडियो को कितनी बार सुनना है? 2 बार, पहला नॉर्मल स्पीड के अंदर। और जब आप पढ़ने बैठो, मैं आपको वापस बता दूं, ये वीडियो देखने से आपको याद नहीं होने वाला, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन एक चीज की गारंटी, अगर सुन के मेरी जो पूरा वीडियो सुन के पढ़ोगे ना, तो वीडियो अच्छे से, कंसेप्ट अच्छे से आपको लर्न भी हो जाएगा। तो शुरू करें हम अब विदाउट वेस्टिंग हमारा टाइम। तो पावर पॉइंट का इकोनॉमिक स्टडी में कैसे फर्क पड़ता है? बेटा ये जो हमारी इकोनॉमिक की जो स्टडी होती है ना, वो क्या होती है? कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, या तो जो डेटा है, जो डिफिकल्ट थियरीज है, मतलब यहाँ की इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कैसी है? कॉम्प्लिकेटेड। जो डेटा कैसा है? वो डेटा है डिफिकल्ट थियरीज है ऑफ इकोनॉमिक, उसको हम क्या बना देते हैं? इजी बना देते हैं। बोलो बोलो, साथ में बोलते जाओ, बोलते जाओ। कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक के जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, वो क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। जो डेटा है, जो थियरी, वो क्या है? डिफिकल्ट। वो कैसे हो जाएगी? इजी। कैसे? बाय यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, कैसे? जैसे कि आपने बजट सुना होगा, हमारा देश का बजट आता है, कब आता है? 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर आता है, देश का बजट आता है। उसको हम कैसे बताएं? सपोज हम उसको 3 स्लाइड में बता दें। पहले स्लाइड में क्या, स्लाइड नंबर 1 के अंदर हमने बजट क्या होता है उसके बारे में
में बता दिया। सेकंड टाइप के अंदर कंटेंट ऑफ द बजट, जो इस बार जो बजट आया उसकी इंफॉर्मेशन दे दी। और तीसरे बजट के अंदर बजट के ट्रेंड्स की, हम कैसा बजट इंडिया का अब तक आते जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे जो पढ़ने वाला है ना इसको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा पहली स्लाइड में देखा कि अच्छा बजट का मतलब ये होता है, सेकंड स्लाइड के अंदर देखा अच्छा बजट के अंदर इस साल का जो बजट है उसमें ये इंफॉर्मेशन आई, ये चेंजेस है। तीसरे जब स्लाइड देखेगा तब को अच्छा लास्ट ईयर ये था, उसके लास्ट ईयर ये था, उसके लास्ट ईयर ये था और इस साल ये चेंजेस हुआ है। तो उसको पूरा नॉलेज भी हो जाएगा कि इस साल क्या है चेंजेस आए और कंपैरेटिवली उसको पिछले साल का कभी इंफॉर्मेशन मालूम होगी। तो इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से जो कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन है, जो डिफिकल्ट थियरीज है उसको इजी बना देते हैं स्लाइड के फॉर्म में। ओके, गिव द caution using the internet technology for studying, मतलब जब हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं स्टडी पर्पस से, तब वहां पे हमको किस किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। इंटरनेट की स्टडी करेंगे, इंटरनेट से अगर आप कोई चीज सीख रहे हो, कोई चीज ले रहे हो, गूगल पे जाके कुछ सर्च कर रहे हो, कोई कितनी बार हमको क्वेश्चन नहीं मालूम होता, हम क्या करते हैं फटाफट चैट जीपीटी पे गए, वहां पे क्वेश्चन बच्चे मैंने देखा वहां पे बच्चे डाल देते कि इसका आंसर क्या होगा, चैट जीपीटी ने जो आंसर दिया ना वो आप आंसर उठा लेते हो। एक बार मेरे कहने पे, एक बार अगर सपोज कोई एमसीक्यू पूछते हो ना उससे, उसको एमसीक्यू में जो वो आंसर दे फिर उसको लिखना नीचे कि चैट जीपीटी आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट, सपोज उसने इनकरेक्ट, सपोज आप उसने आंसर दिया सी, उसको बोलना है सपोज कि दिस आंसर इज इनकरेक्ट, आई थिंक ए इज करेक्ट। वो तुरंत अब बोलेगा हाँ सॉरी इट्स माय मिस्टेक, आंसर सी गलत था, आंसर ए सही था। और रे पगले, अगर मतलब कि तुम अगर सही भी होगा ना वो खुद को गलत ठहरा देगा कि मैं गलत हूं। मतलब कि हम ऐसे ही इंटरनेट टेक्नोलॉजी को आंख बंद करके यूज नहीं कर सकते। तो हमको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है यही एक सिखा रहा है। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक टूल है। ठीक है, इंटरनेट माध्यम है, टूल है। ये एक हमारी जो बुक्स है ना, बुक्स हमारे जो टीचर्स है ना, या तो हमारी जो थिंकिंग, हमारी जो रीजनिंग है, हमारी जो माइंड की कैपेसिटी है उसको रिप्लेस नहीं करता। समझे, तो ये क्या है, एक टूल जो रिप्लेस नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा, बुक्स को, टीचर को, थिंकिंग को, रीजनिंग को, इसको रिप्लेस नहीं करता, इसको हेल्प करता है बट रिप्लेस नहीं करता। A lot of substandard material, मतलब कि बहुत लो कैटेगरी का मटेरियल जिसके अंदर क्या होगा, बहुत सारी गलतियां हो सकती है। Irrelevant information, misleading information, plagiarized article, फालतू आर्टिकल्स, बिना मतलब के फेक आर्टिकल्स आर फाउंड इन द इंटरनेट। हमको क्या करना चाहिए, हमको उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड रीडर मस्ट हैव द विजडम ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑथेंटिक मटेरियल ऑन द इंटरनेट। मतलब कि रीडर, मतलब जैसे जब हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज ले रहे हैं तब हमारे पास एटलीस्ट इतना नॉलेज तो होना चाहिए, हमको मालूम कर पड़ सके कि कौन सी सही साइट है, कहां पे जाके सही इंफॉर्मेशन मिल सकती है और कौन सी फालतू की साइट से। तो हमको कहां जाना चाहिए, हमको सही साइट पे जाना चाहिए। तो हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास इतनी समझ होनी चाहिए कि हमको जो भी डेटा चाहिए तो हम परफेक्ट साइट पे जाके परफेक्ट इंफॉर्मेशन ले सके। ओनली ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट को हमको रिफर करना चाहिए, अदरवाइज हमको क्या होगा, वी मे गेट लीड टू वी आर मिसलीडेड, तो हम क्या हो जाएंगे, मिसलीड हो जाएंगे। तो ये क्या था कि कॉशन, जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करो तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है बेटा जी, हमारा ये कौन सा, ये चैप्टर नंबर 2 में से। ओके, ये कौन से में से, चैप्टर नंबर 2 में से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लिविंग द पॉवर्टी लाइन। मतलब कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, देखो ये यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्वांटिटी के ऊपर फोकस होता है कि कैसे हम अपना प्रोडक्शन को बढ़ाए, कैसे हम अपनी जो टोटल नेशनल इनकम को बढ़ाए, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। ये किसके अंदर होता है, पर कैपिटा, ये हमारा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का नाम। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलता है नहीं, मेरे को खाली ग्रोथ से मतलब नहीं है, मेरे को खाली क्वांटिटी से मतलब नहीं, मेरे को चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। कैसे डेवलपमेंट चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट, जहां पे क्या हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, इकोनॉमिक वेलफेयर हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये है मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। क्या है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, इकोनॉमिक वेलफेयर भी है, और यहाँ पे इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे सब कुछ आता है।
ओके तो ये कैसा हो गया, मल्टी डायमेंशनल। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम नहीं चाहते कि कोई भी पॉपुलेशन हमारी पुअर्टी लाइन के नीचे बढ़े। मतलब यहाँ पे एक पुअर्टी लाइन ड्रॉ की जाती है और जो भी पर्सन, ये जैसे मैंने एक पुअर्टी लाइन ड्रॉ की, जो भी अगर साल का सपोज महीने का अगर 10,000 भी नहीं कमा पा रहे, तो वो ऐसे पब्लिक क्या होगी, ये महीने की 10,000 की पुअर्टी लाइन की थी। अब जो भी पब्लिक, सपोज कोई अगर पब्लिक 9,000 अर्न करी है, तो वो कहला जाएंगे पुअर। तो मैं नहीं चाहता कि ये जो पॉवर्टी लाइन के बिलो की संख्या क्या हो, इंक्रीज हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यही बोलता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देयर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लिविंग द बिलो द पॉवर्टी लाइन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वो क्या नहीं चाहता, डज नॉट फर्दर इंक्रीज इन द इक्वालिटी। मतलब वो नहीं चाहता कि इनइक्वालिटी ज्यादा बढ़े, मतलब अमीर अमीर बनता जाए, गरीब गरीब बनता जाए। ओके, देयर इज अ कंटिन्यूअस राइज इन द रियल पर कैपिटा इनकम, हमारी क्या हो, पर कैपिटा इनकम बढ़े, वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है। ठीक है, फॉर अ शॉर्ट टाइम नहीं, लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या चाहता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तीन चीज के ऊपर फोकस कर रहा है। पहला, पुअर्टी, जो पीपल है बिलो द पुअर्टी की लाइन के नीचे बढ़ने नहीं चाहिए। सेकंड, वो बोला है कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वो बढ़ना नहीं चाहिए। तीसरा बोला जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो बढ़नी चाहिए। ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। कैसे, शॉर्ट टर्म नहीं, नहीं सर, लॉन्ग टर्म के अंदर, यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है। मगर हमको यहाँ पे पूछा था कैरेक्टरिस्टिक्स, फटाफट एक लाइन दो लाइन का यहाँ पे बता देने का, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, ये होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो बट क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होती है, इन अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में की जाती है, इन अ डायरेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में की जाती है। इन एनी कंट्री द डेवलपमेंट प्रोग्रेस व्हिच इज इजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू मेंटेन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है कि हम स्टार्ट तो कर देते हैं, बट इट्स लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, इसलिए इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो पाता है। The process of development is usually fast होती है, but slow down over a period of time। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कि लॉन्ग टाइम के लिए होती है, हाँ जी, ये शुरू आसानी से तो हो जाएगी, लेकिन डिफिकल्ट टू मेंटेन होगा। ये प्रोसेस कैसी है, ये यूजली इनिशियल स्टेज पे फास्ट होती है, बट लेटर स्टेज पे क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जैसे मैराथन होती है ना, मैराथन, सपोज कि मैं अगर 25 किलोमीटर या तो 51 किलोमीटर की रेस दौड़ रहा हूँ, तो शुरू के 500 मीटर 1 किलोमीटर तो मैं बहुत स्पीड से भागूंगा, लेकिन फिर बाद में रियलाइज होगा यार 50 किलोमीटर दौड़ना मेरे को, फिर मैं अपनी स्पीड को क्या कर दूंगा, कम करूंगा। तो वो यही तो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वन काइंड ऑफ मैराथन है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस दोनों को कंसीडर करता है। क्या, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर फोकस करता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है एंड क्वालिटेटिव भी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट द आउटपुट इंक्रीज इज द क्वांटिटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर मेरा आउटपुट बढ़ रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कि उसको मैं बोलूंगा क्वांटिटेटिव। एंड ड्यू टू रिसर्च मैं लोगों की क्वालिटी बढ़ा पा रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंप्रूव हो रही है, लोगों की जीवन बढ़ रहा है, रोड बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बन रहा है, लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, मतलब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो विच इज क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव क्या होगा, जब लोगों की लाइफ के अंदर सुधार आता है जिसको मैं नाप नहीं सकता, लेकिन वो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। लेकिन सपोज कि मेरा टोटल आउटपुट बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, तो मैं देख सकता हूँ कि हाँ मैं उसको जज कर पाऊँ, वो मेरा क्या हो गया, क्वांटिटेटिव। लेकिन अगर लोगों की क्वालिटी लाइफ अच्छी बन रही है, तो वो मेरा क्वालिटेटिव चेंजेस हो गया। ठीक है, बट देयर इज मोर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, यहाँ पे दोनों होता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होता है एंड क्वालिटेटिव चेंजेस भी होता है। चेंज इन द डिमांड, यहाँ पे क्या होता है, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे लोग अर्न करना ज्यादा कर देते हैं। दूसरा, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरती। अब लोगों को इंफीरियर गुड्स की डिमांड नहीं अच्छी लगती, लोगों चाहते हैं उनके लिए अच्छा क्वालिटी का गुड्स यूज करें, अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजारें, इसलिए वो अब किसके ऊपर शिफ्ट होते हैं, नेसेसरी से हट के लग्जरी गुड्स पे शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन डिमांड होती है। देखो, राइज इन इनकम होगी तो यहाँ किसके कारण, ड्यू टू डेवलपमेंट, उससे क्या होगा, विच चेंज देयर टेस्ट। तो उनका टेस्ट मतलब उनकी सोच बदलेगी, उनका प्रेफरेंस बदलेगा, उनकी हैबिट बदलेगी। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डिमांड फॉर क्या करेंगे, वो बेसिक या तो प्राइमरी करेंगे, बट सब्सिक्वेंटली बोलेंगे नहीं अब हमारी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो रही है, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कंफर्टेबल गुड्स, हमको चाहिए लग्जरी गुड्स। मतलब लोगों की डिमांड चेंज हुई कि नहीं, शुरू में क्या चाह रहे थे, नेसेसरी। इन द स्टेज ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वो चाहते हैं नेसेसरी गुड्स, वो चाहते हैं बेसिक गुड्स। लेकिन जब डेवलपमेंट जब लॉन्ग टाइम तक चलता है, तब उसकी इनकम अच्छी खासी बढ़ने लगती है। अब वो चाहेंगे कि भाई हाँ बेसिक नीड तो सेटिस्फाई हुए, अब मेरे को कैसे गुड्स चाहिए, कंफर्टेबल, अब मेरे को कैसे गुड्स चाहिए, लग्जरी गुड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन डिमांड।
लेबर बिकम मोर डायनेमिक। लेबर क्या होता है बेटा जी, जो लेबर होता है लेबर वो भी बोलता है कि देख भाई अब मैं फिजिकल काम नहीं करने वाला, अब मैं कौन सा फिजिकल काम नहीं करने वाला, अब मैं कैसा काम करूंगा, मैं बीइंग एन एजुकेटेड मैं स्मार्ट वर्क करूंगा, मैं मशीन वर्क करूंगा, मैं अपने आप को खींचूंगा क्यों। तो डेवलपमेंट लीड टू इंक्रीज इन द एजुकेशन, एजुकेशन से क्या होगा, वो मोर डायनेमिक बनेगा, वो मोर मशीन ओरिएंटेड बंदा बनेगा कि हाँ मशीन पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पहले हमने देखा डेफिनेशन, फटाफट एक मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं। इकोनॉमिक डेफिनेशन के अंदर क्या देखा कि पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोगों की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, दूसरा इनइक्वालिटी का रेशियो बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन पर कैपिटा इनकम लोगों की रियल पर कैपिटा इनकम वो बढ़नी चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अंदर फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, वो स्लो होती है, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। इनिशियल स्टेज में वो फास्ट होती है, लेकिन क्या होता है बाद में स्लो हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर हम प्री डिटरमाइंड हम यहाँ पे टास्क डिसाइड करता है, उसी डायरेक्शन में हम गो थ्रू करते हैं। सेकंड क्या हमने पढ़ा कि यहाँ पे मतलब पहला वाला पॉइंट में ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, सेकंड वाले में पढ़ा कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होता है, क्वालिटेटिव भी चेंजेस होता है। क्वांटिटेटिव चेंजेस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, मतलब कि हमारा क्वांटिटेटिव चेंजेस बढ़ेगा, हाँ क्वांटिटी बढ़ेगा, यस। दूसरा क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस भी होता है, लोगों की लाइफ में सुधार आता है, लोगों का जीवन अच्छा बनता है, तो इससे क्या होता है, वो क्वालिटेटिव लाइफ जी पाते हैं, मतलब यहाँ पे क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं। नेक्स्ट वाला क्या पड़ा, चेंज इन डिमांड। इनिशियल स्टेज पे जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो कौन सी चीज को मांगेंगे, बेसिक गुड्स को, लेकिन जब लॉन्ग टर्म तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो उनकी बेसिक नीड सेटिस्फाई होगी, तो अब कौन से गुड्स को मांगेंगे, लग्जरी गुड्स को, कंफर्टेबल गुड्स को, तो इनकी चेंज इन डिमांड होती है। जो लेबर होता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद उनका एजुकेशन सुधरता है, इसलिए अब वो कौन से गुड्स लेबर वर्क नहीं करेंगे, अब वो मशीन वर्क करेंगे, मतलब वो क्या होता है, मोर डायनेमिक हो जाते हैं, मोर मतलब कैसे होता है, स्मार्ट हो जाता है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 जी, मैंने पहले ही बोला आपको कि डिटेल में वीडियो देखना है ना बेटा, डिटेल में कंसेप्चुअली। मैं अगर इस वीडियो को, मेरे वीडियो को अगर 2 बार समझ लूंगा ना, आधा मतलब मैं बोलूं 75% तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अंदर लगो, उसमें मजा आ रहा है, ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए प्लीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला, नेम द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कौन कौन से इंडिकेटर है बेटा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता क्या पहले वो समझते हैं बेटा। कोई भी इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कैसे मालूम पड़ेगा, वहां पे फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है कि स्लो डेवलपमेंट हो रहा है, वो कैसे मालूम पड़ेगा। हाउ मच इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, कंट्री का कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब हुआ कि नहीं हुआ और कितना हुआ, वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो हम जान सकते हैं। टू नो एंड टू मेजर इट, हमको क्या करना पड़ता है, वी शुड कंसिडर वेरियस फैक्टर, हमको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। सच फैक्टर आर आइडेंटिफाइड एज इंडिकेटर, उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो क्या करते हैं, मेजरिंग द रूल्स और स्टैंडर्ड्स, जो मेजर करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। खाली बोलने से थोड़ी हो जाएगा हाँ हमारे कंट्री में तो डेवलपमेंट हो रहा है, अरे प्रूव करके दिखाओ ना। तो वो प्रूव कैसे करके दिखाएंगे, उसके लिए कौन सी मेथड होती है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, वी शुड कंसीडर वेरियस फैक्टर्स, और उन्हीं फैक्टर को क्या बोला जाता है, उन फैक्टर, वो फैक्टर इंडिकेट करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या वो फैक्टर होते हैं कौन से, दिस इंडिकेटर व्हिच मेजर द इकोनॉमिक रेट ऑफ दिस मेजर द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इज द extent can be presented in numerical and statistical terms। मतलब ये जो फैक्टर्स है ना, ये फैक्टर्स, इसको हम बोल सकते हैं कि इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में भी और स्टैटिस्टिकल टर्म्स में भी। सम ऑफ द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक आर एज फॉलो, कौन कौन से हैं, तो रेट ऑफ ग्रोथ, ये नेशनल इनकम में ग्रोथ रेट होना, रेट ऑफ ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम क्या था, क्वालिटेटिव क्वालिटी ऑफ लाइफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मतलब PQLI, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। ठीक है, कौन कौन सा है, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या है, ये सम ऑफ द इंडिकेटर हैं जो बताते हैं कि ह्यूमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और इनको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स के अंदर, इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टर्म्स के अंदर। चलो फटाफट एक बार क्विक रिवीजन।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या मेजर कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलप को मेजर कैसे कर सकते हैं बेटा जी? पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का तरीका क्या होता है? क्यों हमको मेजर करना है? क्योंकि हम कैसे मालूम पड़ेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो? कैसे मालूम पड़ेगा कि फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है? तो ये सबको मालूम करने के लिए हमको वी कंसीडर सम फैक्टर्स। क्या? वी कंसीडर वेरियस फैक्टर्स, और वो वेरियस फैक्टर इंडिकेट करते हैं कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। और दूसरा वो फैक्टर्स वो भी बताते हैं कि न्यूमेरिकल टर्म्स में, स्टैटिस्टिकल टर्म में कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स? तो वो है हमारा नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पीक्यूएलआई एंड एसडीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज सप्रेस इन्फ्लेशन? सप्रेस इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? सप्रेस इन्फ्लेशन का मतलब होता है व्हेन द गवर्नमेंट हैज केप्ट कंट्रोल, जब गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल करती है। कंट्रोल किसके ऊपर? ओवर एंड सप्रेस द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, मतलब जो प्राइस लेवल जो बढ़ रहा होता है, जो इंक्रीज हो रहा होता है, उसको क्या करती है? उसको जबरदस्ती कंट्रोल करती है कि अगर ये प्राइस अगर मैंने कंट्रोल नहीं किया तो बहुत बड़ा इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो व्हेन द गवर्नमेंट क्या करती है? कैप्ट कंट्रोल करती है। ओवर मतलब कोई प्राइस के ऊपर कंट्रोल करना, उसको प्राइस को अपने दबाव में रखना। वाया कैसे? रूल्स, लॉ, सब्सिडी देके। इट इज कंसिडर्ड एज अ इन्फ्लेशन। It is considered as inflation even if there is no price rise. It is called suppressed inflation. तो इसको क्या बोलेंगे? suppressed inflation. तो suppressed inflation के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल करती है, suppress करती है किस चीज को? इंक्रीज इन द प्राइस लेवल को। कैसे? वाया रूल्स, लॉ और सब्सिडीज के थ्रू। नेक्स्ट, स्टेट द टाइप ऑफ मनी। मनी के टाइप्स कौन कौन से? तो पहले तो हम देखते हैं मनी का मतलब क्या था। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज व्हिच इज यूज्ड एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? जिसको हम एक्सचेंज में देके कुछ भी खरीदते हैं। ठीक है, मींस ऑफ एक्सचेंज है, हाँ, जिसको देके हम कुछ खरीदते हैं। विदाउट एनी डाउट जब हम मनी देते हैं तो सामने वाला हमारी नोट को देख के शक नहीं करता कि सही है कि गलत। वो मनी अगर 10 रुपए की नोट है, भारत सरकार का सिक्का है, वहां पे साइन है, मतलब वो हाँ ये नोट वैलिड है। विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन, रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस, मतलब रात के 1 बजे भी आप मनी दोगे ना हमारे गांधी बापू के साइन की हुई, तो उसको रात के 12 बजे भी वो ऐसे करेगा। उसको आप कन्याकुमारी में दो, कश्मीर में दो, कोलकाता में दो, गुजरात के छेड़े में दो, प्लेस डज नॉट मैटर, जब तक कि वो इंडिया के अंदर है वो नोट वैलिड होती है। तो मनी का मतलब क्या होता है? मनी का मतलब एक्सचेंज ऑफ मनी विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। मनी के टाइप्स कौन कौन से? तो पहले टाइम पे चलती थी कमोडिटी मनी, उसके बाद आया एनिमल मनी जहां पे एनिमल का एक्सचेंज किया जाता था, फिर मेटल मनी आई जो राजा महाराजा के टाइम पे थी, फिर पेपर मनी आया, पेपर मनी के बाद प्लास्टिक, प्लास्टिक मतलब एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वो सब, और अभी आ गया है बैंकिंग मनी। बैंकिंग मतलब नेट बैंकिंग फैसिलिटी, और अब तो मोबाइल बैंकिंग आ गया, फिर गूगल पे आ गया। तो ये सब क्या है? मनी के टाइप है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल बैंक। बेटा जी शेड्यूल बैंक क्या होता है? शेड्यूल बैंक हमारा आता है चैप्टर नंबर 4 में से। दोज कंपनी जो कौन से के अंदर लिस्टेड है? दोज आर लिस्टेड अंडर सेकंड शेड्यूल। कौन से के अंदर? सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। मैंने हमारा एमसीक्यू आया था, आरबीआई कब एस्टेब्लिश, आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 के अंदर। आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1935 के अंदर। आरबीआई कब नेशनलाइज हुई थी? 1949 के अंदर। ओके, तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर उसमें सेकंड शेड्यूल है, उसमें जो भी कंपनियां जो हैं, जो लिस्ट है सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 आर कॉल्ड शेड्यूल बैंक। ठीक है, शेड्यूल बैंक किसके अंदर है? आरबीआई एक्ट 1934, उसका सेकंड शेड्यूल, उसमें जो भी कंपनी लिस्ट डाउन है, जो उसकी मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसको जो कंपनी फुलफिल करी है वो सब क्या होती है? शेड्यूल बैंक होती है इन शॉर्ट। ठीक है, मेंशन एनी 4 नेम ऑफ द क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। बेटा जी यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं। क्या क्वालिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं? चैप्टर 4 का है क्वालिटेटिव टूल्स। चैप्टर 4 आरबीआई यूजेस सर्टेन सिलेक्टिव मेजर्स। याद रखना यहाँ पे दो प्रकार के मॉनेटरी पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो प्रकार के मेजर्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो होता है ना वो जनरल होता है, क्वांटिटेटिव क्या आता है? जनरल। जबकि क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है सिलेक्टिव मेजर। ये सिलेक्टिव लोगों के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। सिलेक्टिव मेजर टू डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ द डेवलपमेंट। यहाँ पे हम जो हमारा जो मनी इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल करने के लिए सिलेक्टिव मेजर अप्लाई करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन सेक्टर्स या तो सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। ये जो हमारे हम जो यहाँ पे मेजर्स ले रहे हैं वो किसके ऊपर लगाए? सर्टेन सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी लगाए। दिस मेजर हैव यूनिक इंपैक्ट ऑन सम सेक्टर्स। यहाँ पे क्या है? दिस मेजर, ये जो मेजर है वो क्या है?
have a unique impact on some sector and not mean to impact all sector। ये जो measures है सभी sector पे implement नहीं होते, ये impact करते हैं only few sector के ऊपर, उसी को बोला जाता है qualitative tools। क्या बोला जाता है? qualitative tools। अब ये qualitative tools होते कैसे? तो some of the measures are security requirement, ठीक है, marginal requirement, credit on ceiling on credit and discriminatory interest rate। ये 4 फैक्टर्स हैं। देख बेटा एक सिंपल बात बताता हूँ सर, आज इसमें पूछा था मेंशन ओनली 4 क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आपने यहाँ पे डेफिनेशन की बेटा जी, अगर आप 90 मार्क्स का टारगेट कर रहे हो ना, तो फिर आपको लोगों से कुछ तो एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि खाली ये जब पूछा हुआ है ओनली नेम लिखा हुआ, तो व्हाई यू राइट ओनली नेम इंस्टेड ऑफ जस्ट शो what do you understand by the qualitative tools, और फिर लिखो कि इसके कुछ मेजर्स हैं जो इस प्रकार से हैं। समझ गए? तो ऐसा ही एग्जाम में मार्क्स लेना, ताकि आपको 2 में से 2 देने में कोई भी रोक नहीं सकता। समझ गए? ओके, तो कौन सा आ गया? सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, मार्जिनल की रिक्वायरमेंट, सीलिंग ऑन क्रेडिट एंड डिस्क्रिमिनेटिव इंटरेस्ट रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इनकम कंसेप्ट ऑफ पुअर्टी। पुअर्टी के अंदर इनकम कंसेप्ट का क्या मतलब है? बेटा जी पहले पुअर्टी की डेफिनेशन में, आज आप अगर कोई 100 करोड़ का मालिक भी है ना, उससे पूछोगे कि और कैसा है कम कर, बस बढ़िया है, बोले वाह यार क्या बढ़िया, आप तो 100 करोड़ के मालिक। नहीं नहीं यार, हम कहाँ, अभी तो हम आपसे भी गरीब है। मतलब 100 करोड़ का मालिक भी खुद को क्या मानता है? गरीब मानता है। कि वो इसलिए उसके सामने गरीब बोला कि उससे वो मुझसे पैसे नहीं मांग ले, इसलिए उसको बोलता है यार धंधा तो एकदम ठप पड़ा है यार, मेरे पास तो बोरिंग, माथे पर बहुत ज्यादा देवा है, पैसे नहीं छूट रहे, कस्टमर पैसे नहीं देते, ऐसे ऐसी सब बातें करता रहता है। तो गवर्नमेंट ने बोला है भाई पुअर्टी की डेफिनेशन आप किसको पुअर मानोगे? तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में से आता है ये क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इनकम कंसेप्ट ऑफ पुअर्टी। सबसे पहले हम है ना इनकम कंसेप्ट के हिसाब से पुअर्टी को डिफाइन करने के लिए पहले पुअर्टी लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पुअर्टी लाइन। पुअर्टी लाइन बनाएंगे। पुअर्टी लाइन क्या होता है? अ सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिक्वायर, मतलब कि हमको अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ बेसिक क्या करना पड़ता है, कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए होता है टू असेंड मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड पुअर्टी लाइन। मतलब हमने ये बता दें कि भाई अगर आप एक नॉर्मल इंसान को अगर इस दुनिया में जीना है, सपोज इंडिया में जीना है, तो उसको मंथली 10,000 का तो खर्चा करना ही पड़ेगा, जिसके अंदर उसका खाना पीना रहना, स्कूल एजुकेशन वो सब कुछ आ गया। तो उसका कितना उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा? 10,000 का। अब ये क्या होगी? ये पुअर्टी लाइन होगा। अब पुअर्टी लाइन एक बार आपने डिसाइड कर ली, अब जितने भी लोग हैं जो क्या है ये 10,000 से नीचे अर्निंग करते हैं, जिनकी अर्निंग कितनी है? ये 10,000 से ही नीचे है, तो उन व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम पुअर। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? हम उनको पुअर बोलेंगे। तो देखो, ऑल पर्सन हु हैज लेस देन रिक्वायर्ड इनकम और स्पेंड लेस देन रिक्वायर्ड मिनिमम एक्सपेंडिचर, जो मिनिमम एक्सपेंडिचर हमने डिफाइन किया था ऊपर, हाँ उससे कम है, उनकी इनकम उससे कम है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? पुअर। So according to this interpretation, poverty is a state of scarcity। poverty का मतलब क्या हुआ? कमी का होना। बेटा जी मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं आगे चलूं, कि हम श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, यहाँ हम अहमदाबाद में चांदखेड़ा के अंदर है। अगर आप सीए के बारे में सोच रहे हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में, तो मैं बता दूं ये इसकी जो एग्जाम्स होती है वो वैसे 3 भाग में होती है। कौन कौन से के अंदर होती है? वो होती है फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। अगर आप सी के बारे में सोच रहे हो तो पहला स्टेप होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन कब दे सकते हो? आपकी तुरंत यहाँ पे 12th की, अगर आपका लक्ष्य है कि सर मेरे को तो सीए बनना है, तो आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि यहाँ से आपकी एग्जाम खत्म हो मार्च में, तुरंत सीए के लिए एनरोल करो। 6 महीने के बाद मतलब सितंबर में आपकी एग्जाम आ जाएगी, सितंबर में क्या करो? एग्जाम अपेयर करो और नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा फाउंडेशन का। फिर 1 साल का आपका इंटर होगा, फिर आपका 2 साल की पढ़ाई होगी फाइनल के लिए, और फिर आपकी 6 महीने बाद एग्जाम आ जाएगी। तो ये सबसे फास्टेस्ट रूट होता है। तब आप क्या कर सकते हो कि अपने 20 से 21 साल तक की एज के अंदर आप क्या कर सकते हो? सीए बन सकते हैं। यहाँ से आपकी कॉलेज खत्म होगी और वहां पे आप सीए भी बन जाओगे। तो बेटर है कि आप अगर सीए के लिए सोच रहे हो तो सितंबर अटेम्प्ट में जा सकते हो।
दूसरा, सर क्लासेस कैसे करें? क्लासेस आप मेरे यहाँ पे आ सकते हो, हम फाउंडेशन का कोर्स चलाते हैं, जैसा आप मेरी स्टडी देख ही रहे हो। हम यहाँ पे बड़े ही क्वालिफाइड यहाँ पे फैकल्टीज होती हैं, सीए, सीएस और अदर फैकल्टीज को भी काफी अच्छा नॉलेज है। हमारी फीस रीजनेबल है। दूसरा, हम यहाँ पे काफी अच्छी प्रिपरेशन भी करवाते हैं, टेस्ट वगैरह भी अच्छे कंडक्ट करवाते हैं। 7 डेज का आपको डेमो भी मिलेगा। आप जब आओगे, 7 दिन का फ्री डेमो है। क्या चाहता है, अगर मन में थोड़ा भी ऐसा है कि सर सीए करना है, तो आप 7 दिन का डेमो लेकर देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो फिर क्या करो, सीए की पढ़ाई को कंटिन्यू करो। ओके, तो ये सर कोर्स क्लासेस कब से चालू होगी? यहाँ से आपकी एग्जाम खत्म होगी, उसके 2 दिन बाद। हम ज्यादा वेट नहीं करते क्योंकि सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है। प्रोफेशनल एग्जाम होती है, इंडिया लेवल पे आपकी इसकी एग्जाम कंडक्ट की जाती है, ठीक है। इसलिए हम इसका कोर्स पहले से ही चालू कर देते हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आप सोच रहे हो सीए के लिए, तो एग्जाम के 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, आपकी क्लासेस चालू हो जाएगी। तो आप चाहते हो सीए करना, तो कमेंट में जरूर से लिखना, सर आई वांट टू डू सीए, और आपको मैं उसकी रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलो, अभी हमारा टारगेट सीए का नहीं, अभी किसका है, 12 बोर्ड में अच्छे से नंबर लाने का। तो आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे हमने पॉवर्टी लाइन बनाई। उस पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने भी लोग हैं जो उतनी इनकम को, जितना मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाए, उतना अर्न नहीं कर पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुअर। In India, poverty line considered as a minimum consumption expenditure required to get minimum calorie। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे poverty line को हमने कैसे बनाया, poverty line को हमने उस तरह से बनाया जहां पे हम क्या करते हैं कि हम हमारा जो minimum expenditure है, जो require होगा to get the minimum calorie, कि भाई इतना खर्चा करूंगा तो इतनी minimum calorie मिलेगी, उसी को मैंने poverty line बोला। इसके अंदर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन ओनली इनसफिशिएंसी ऑफ फूड, सिचुएशन ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज कंसिडर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की, भाई कैलोरी। भाई अगर मेरे को सपोज 1500 कैलोरीज चाहिए है, मेरे को कितनी कैलोरीज चाहिए, 1500 कैलोरीज चाहिए, तो उसके लिए मेरे को कितना खर्च करना पड़ेगा, सपोज 10,000 रुपीज खर्च करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये मेरी पॉवर्टी लाइन हो गई। अब जो भी लोग 10,000 जितना खर्चा नहीं कर पाते, या तो लोग जितने लोग हैं वो 10,000 जितनी इनकम नहीं अर्न कर पा रहे, तो उस लोगों को मैं पुअर बोलूंगा। तो यहाँ पे इसने फोकस किसके ऊपर किया है, इनसफिशिएंसी ऑफ फूड के ऊपर, किसके ऊपर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर। तो ये इसका क्या हुआ, ये हो गया इसका लिमिटिंग फैक्टर। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टारवेशन को ही फोकस किया, मतलब कि भूख को ही इसने कवर किया हुआ। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ इनकम कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। तो इनकम कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी की क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनकम कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी के लिए अंदर सबसे पहले हमने देखा पॉवर्टी लाइन क्या होती है। तो जो पॉवर्टी लाइन क्या होती है, जो बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए वो हमने ड्रॉ किया, उसको हम पॉवर्टी लाइन बोलेंगे। जितने पर्सन उसके इनकम के उतनी पॉवर्टी लाइन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनकी इनकम उससे कम है, तो वो पुअर के अंदर डेफिनेशन आता है। मेन क्या है, मेन इसके अंदर सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सिर्फ भूख 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 मतलब इनसफिशिएंसी ऑफ भूख, इनसफिशिएंट ऑफ फूड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर या तो हार्ड स्टारवेशन के ऊपर ही फोकस कर रहा है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति जॉब तो कर रहा है लेकिन एक्चुअली में कोई जॉब नहीं कर रहा। सर समझ नहीं आया, मतलब वो ये जनरली कैसे कहां पे दिखा जाता है, ये फैमिली ओन बिजनेस में दिखा जाता है। कहां पे दिखा जाता है, फैमिली ओन बिजनेस के अंदर, जहां पे व्यक्ति क्या करता है, फैमिली ओन बिजनेस के अंदर जहां पे व्यक्ति क्या करता है, जैसे ही बड़ा होता है सब वो क्या करता है, अपने बिजनेस में जाके बैठ जाता है। अपने बिजनेस में जाके बैठता है, वहां पे वो कुछ कमाता नहीं है, जाके लोगों को लगता है कि मैं अपने बिजनेस में बैठा हूं, लेकिन उसके द्वारा मिलने वाली प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है। उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जीरो। उसी को बोलता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। Okay, in any activity, if too many person are employed at the given level of technology, मतलब जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाए, एम्प्लॉयड हो जाए, एंड व्हेन अ फ्यू एम्प्लॉय को अगर आप रिमूव भी कर दो ना, तो भी उससे प्रोडक्शन के ऊपर कोई चेंज नहीं होता। सपोज यहाँ पे 10 लोग मिलके 1000
केजी का प्रोडक्शन कर रहे हैं एक दिन के अंदर, लेकिन इसमें से अगर 3 जनों को निकाल दे और 7 जन मिलकर भी प्रोडक्शन करें तो भी वो 1000 केजी का ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। मतलब ये जो 3 लोग हैं ये खाली बिना मतलब के वहां पे इन्वॉल्व हैं, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इनके होने या नहीं होने से प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पैदा है। पैदा है मतलब पड़ता है, कोई फर्क इल्ले मतलब नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे तो यह जब बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं जिसके कारण क्या होता है, अगर कुछ लोगों को रिमूव भी कर दिया जाता है उससे प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी को चीज को बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज डिफाइंड एज अ गिवन इट इज डिफाइंड एज गिवन द सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जो सोर्स या तो जो टेक्नोलॉजी है इन ओवर अ पॉपुलेटेड डेवलपिंग इकोनॉमी, जहां पे बहुत ज्यादा क्या है, ओवर पॉपुलेटेड इकोनॉमी है। और जनरली ये कहां पे देखने को मिलता है, ये मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जहां पे प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। देन सच कंट्री को क्या बोलेंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगी, ये तो मैंने आपको बता दिया, जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी। इंडिया के अंदर जैसे क्या होता है, लेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर, मतलब क्या होता है यहाँ पे कितनी बार क्या होता है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता, जिसके कारण वहां पे लोगों को रोजगार नहीं मिलता। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने गांव वापस जाते हैं, कहां पे, एग्रीकल्चर के ऊपर। वहां पे बोलते हैं कि पापा मैं को बाहर नहीं जॉब करनी, मैं तो आपका हाथ बटाऊंगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे को वहां पे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब नहीं मिल रही, वो खाली बोलता था कि मैं अपने फैमिली के साथ रहूंगा, मैं अपने फैमिली का हाथ बटाऊंगा। वो जाता है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, वहां पे करता धरता कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो उस चीज को बोलेंगे दिस गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जब डेवलपमेंट नहीं होता, जिससे एक्सेस प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पड़ता है, जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। इवन इफ द सरप्लस जो लेबर है उनको अगर रिमूव कर भी दिया जाए, जो सरप्लस लेबर उनको हटा भी दिया जाए, एग्रीकल्चर का आउटपुट वो फॉल नहीं होता, उसके अंदर गिरावट नहीं होती, बिकॉज देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, जीरो। उनके मार्जिन मतलब उनके द्वारा किया गया प्रोडक्शन कितना है, जीरो। वो काम करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच वर्कर को हम क्या बोलते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। कॉमनली बिजनेस वेयर लेबर इज बोर्न बाय फैमिली, मतलब क्या होता है, देखो एक है ना यहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो दो जगह देखने को मिलता है। एक कौन से में मिलता है, एक मिलता है एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर। कहां मिलेगा, एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर। और दूसरा यहाँ पे हमारा खुद ओन बिजनेस के अंदर, मतलब कि अगर आपका काम धंधा है अदर देन एग्रीकल्चर का, ठीक है, तो ओन बिजनेस है, तो वो क्या करेगा, वो जाके पापा के गले के ऊपर बैठ जाएगा और बोलेगा कि पापा आज से मैं आपको साथ दूंगा। और पापा बोलता है मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं। लेकिन नहीं, आप थक जाते हो, आप ये करते हो, मैं आपका साथ दूंगा। अब उसके पापा को मालूम कि तेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अकेला ही धंधे को संभाल लूंगा, तो तू यहाँ पे बैठ के बिना मतलब कुछ भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। उस बिजनेस को क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। The business where the labor is borne by the family themselves and wages are not paid in a monetary term, उसको कुछ मिलता तो नहीं है, ठीक है। In such case disguised unemployment takes place, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, एक्सप्लेन द पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। अब ये क्या होती है, ये जो स्कीम है ना वो स्टार्ट की गई थी 16 अक्टूबर 2014 को। 16 अक्टूबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना चालू की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम वाज टू प्रोवाइड हेल्थ एंड सिक्योरिटी, क्या प्रोवाइड करना, हेल्थ एंड सिक्योरिटी along with the good management, स्किल देना, वेलफेयर ऑफ टू द लेबर करना ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बेटा दो प्रकार के मार्केट सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज जहां पे रूल्स रेगुलेशन है, गवर्नमेंट उसको क्या दे रही है, पीएफ दे रही है, ईएसआई दे रही है, उसको सारे बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे ना तो उसको मिनिमम सैलरीज मिलती है, ना उसका पीएफ ईएसआई करता है, ना ही उसका कोई लीगली रूप से कंपनी के साथ वो एसोसिएट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उन सेक्टर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वैसे लोगों को मदद करना चाहती है, किसके स्कीम के थ्रू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना के थ्रू। क्या देना चाहती है आपको, बेटर हेल्थ, बेटर सिक्योरिटी, स्किल डेवलपमेंट, वेलफेयर करना चाहती है। कौन से सेक्टर का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। एंड टू डेवलप द कंडीसिव एनवायरमेंट टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके अलावा एक अच्छा एनवायरमेंट भी देना चाहती है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, state the measure suggested by
श्री राज कृष्ण कमेटी टू नो द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा जी ये जो राज कृष्ण कमेटी थी उसने कौन कौन से मेजर्स दिए थे कि अनएम्प्लॉयमेंट को देखने के लिए, ठीक है, मेजर्स बाय राज कृष्ण कमेटी। तो उसने मेजर्स दिए थे 4। कौन सा पहला दिया था? टाइम के अकॉर्डिंग। अगर कोई व्यक्ति है ना अपने यहाँ पे, हमारे इंडिया में वैसे तो आवर्स के हिसाब से जॉब नहीं होती, लेकिन अगर आवर्स के हिसाब से जॉब मिले और वो व्यक्ति इफ एनी पर्सन हैज विलिंगनेस, वो काम करना चाहता है ना, कैपेसिटी टू वर्क, उसके पास काम करने की लायकात भी है, बट उसको काम नहीं मिल रहा, कितने घंटे का? फॉर मोर देन 28 आवर्स अ वीक, मतलब एक वीक में 28 घंटे से भी कम का काम मिल रहा है, मतलब मोर देन 28 घंटे से ज्यादा का काम नहीं मिल रहा, तो उसको बोलेंगे इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड। मतलब कि जैसे सपोज एग्जांपल मिस्टर एक्स है, कौन है मिस्टर एक्स, या तो मिस्टर राज को ले लेते हैं, मिस्टर राज, उसको पूरे वीक में सिर्फ 15 घंटे का ही काम मिल रहा है, उससे ज्यादा काम अवेलेबल ही नहीं है उसके लिए, सर कोई उसको मना कर देता, तो ही इज नॉट गेटिंग वर्क ऑफ मोर देन 28 आवर्स, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिवली, मतलब बहुत भयानक तरीके से अनएम्प्लॉयड। लेकिन अगर सपोज उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लेकिन किससे ज्यादा? 28 आवर्स से ज्यादा, लेकिन 42 आवर्स से कम, मतलब दूसरी सिचुएशन में उसको कितने घंटे का काम मिला? सपोज 40 घंटे का ही काम मिला, 40 आवर्स का काम मिला, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे लेस इंटेंसिव, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है? दो, एक होता है इंटेंसिवली, दूसरा होता है लेस इंटेंसिव। इंटेंसिवली का मतलब क्या होता है? जब उसको 28 से भी कम घंटे का काम मिल रहा है तो बोला जाएगा कि इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड, मतलब बहुत भयानक तरीके से अनएम्प्लॉयड है वो। लेकिन अगर उसको जॉब मिलती है 28 घंटे से ज्यादा बट 42 घंटे से कम, उन दोनों के बीच में, तो उसको बोलेंगे कि हाँ भाई अनएम्प्लॉयड है तू, मगर तू कौन सा कहलाएगा? लेस अनइंटेंसिव, लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड, लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये इंटेंसिवली मतलब बहुत भयानक तरीके से अनएम्प्लॉयड, और दूसरा है लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट है इनकम के बेस पे अनएम्प्लॉयड। इनकम के बेस पे मतलब वो व्यक्ति जो है ना, उस व्यक्ति को अपने घर बार को चलाने के लिए मिनिमम कितना पैसा चाहिए? 30,000 रुपए। कितना रुपए चाहिए? 30,000, ताकि वो नॉर्मल तरीके से रह सके। लेकिन वो अपनी फैमिली के वो कितना अर्न कर पा रहा है? सिर्फ और सिर्फ 15,000 ही अर्न कर पा रहा है। जितना उसको बेसिक मिनिमम सेटिस्फेक्शन के लिए 30 चाहिए, लेकिन वो 15,000 ही अर्न कर पा रहा है, तो उसको बोलेंगे कि इनकम के हिसाब से व्यक्ति क्या है? अनएम्प्लॉयड है। यहाँ पे क्या है? वो इनकम के हिसाब से अनएम्प्लॉयड है। विलिंगनेस के अंदर क्या लिखा हुआ है? अगर कोई व्यक्ति की जो लायकात है ना बहुत ऊंची है, लेकिन क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल रही, इसलिए वो अपनी लायकात से बहुत नीचे लेवल पे काम कर रहा है। क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा नीचे लेवल पे काम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे विलिंगली अनएम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे? विलिंगली अनएम्प्लॉयड, मतलब उसको ही इज एलिजिबल फॉर गुड जॉब, बट उसको मार्केट में उस प्रकार की जॉब ही नहीं मिल रही, तो उसने बोला ठीक है जैसी जॉब मिली वैसे मैं लेने के लिए तैयार हूं। सपोज कोई व्यक्ति ने क्या किया? एमबीए करके अच्छी उसने इंस्टीट्यूट से एमबीए किया, सपोज 20 लाख रुपए का ऐसे उसने एमबीए किया, और एमबीए के अभी हाल फिलहाल कोई जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं आई, और फिर डी मार्ट के अंदर एज ए सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट है। उसने बोला ठीक है भाई कुछ तो मिले पैसा, अभी मेरे को पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट, भले 10,000 की जॉब करनी पड़े तो करनी पड़े, मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन अभी तो मेरे को जॉब चाहिए। तो जाके डीमार्ट के अंदर जॉब करता है 10,000 की। अब वो कहां? तो 20 लाख रुपए से एमबीए किया हुआ और 10 लाख रुपए की डीमार्ट की जॉब कर, 10,000 रुपए की डीमार्ट की जॉब कर, तो उसको बोलेंगे कि वो विलिंगली अनएम्प्लॉयड है। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अनएम्प्लॉयड। प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अनएम्प्लॉयड मतलब कोई बंदा है जो अपनी प्रोडक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा है, मतलब प्रोडक्टिविटी के हिसाब से सपोज वो क्या कर सकता है? ही कैन मेक 20 मीटर क्लोथ इन अ डे, वो 20 मीटर ऑफ क्लोथ बना सकता है, लेकिन क्योंकि उसको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही और वो सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर क्लोथ ही बना पा रहा है, तो वो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से जिसकी लेस प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहा है, जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता था उसको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि उतनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, और वो अपनी प्रोडक्टिविटी का लेस काम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अनएम्प्लॉयड। राज कृष्णा कमिटी ने क्या दिया है? 4 मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयड। उसके अंदर पहला टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम में हमने क्या पढ़ा? इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड मतलब 28 घंटे से भी कम आपके पास काम है, और लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड मतलब 28 से ज्यादा है लेकिन 42 से कम है। इनकम के हिसाब से मतलब जो फैमिली के लिए जो बेसिक मिनिमम आपको कितने रुपए चाहिए उससे भी कम अगर अर्न करे तो इनकम के हिसाब से अनएम्प्लॉयड हो। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? जो आपकी लायकात है, जो आपकी एजुकेशन है, उससे भी कम लेवल पे आप क्या कर रहे हो? जॉब कर रहे हो, मतलब क्या विलिंगली अनएम्प्लॉयड। प्रोडक्टिविटी मतलब जो प्रोडक्टिविटी आप कर सकते हो उससे कम प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब आप प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अनएम्प्लॉयड हो।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इंडस्ट्री हेल्पफुल टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। चैप्टर नंबर 8 में से आता है कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर जो है, ये जो इंडस्ट्री है वो किसको हेल्प करती है, एग्रीकल्चर को। तो बेटा जी ये यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री मतलब ये इंडस्ट्री मतलब ये जो मशीन्स वगैरह बनाती है वो एग्रीकल्चर में बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करती है। कैसे, पहले के जो लोग हैं वो है ना बुलोक से मतलब हल से वो खेत को जोतते थे, ठीक है, हाथ से फसल तोड़ते थे, फिर उसको अलग अलग करते थे, लेकिन अब ये काम नहीं रहा, अब मशीनों का मेन रोल हो चुका है, जिसके कारण क्या हुआ, ओवरऑल एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट हुआ है। तो कैसे हुआ है वही देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर, किसका डेवलपमेंट हुआ, इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, जिससे क्या हुआ, ट्रैक्टर बने, ट्रेलर बने, थ्रेशर, इलेक्ट्रिक पंप सेट, ऑयल इंजन, पेस्टिसाइड स्प्रिंकलर मतलब पेस्टिसाइड छांटने की मशीन, पंप्स बने हैं, मॉडर्न मशीनरी आर इन्वेंटेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रैक्टर बने, ट्रेलर बने, थ्रेशर मतलब काटने वाली जो मशीन है वो, इलेक्ट्रिक पंप सेट बने हैं और जो पानी छांटने वाले, ऑयल इंजन बने हैं, पेस्टिसाइड्स को छांटने की मशीन, पंप्स बने हैं। ये बहुत सारी मशीनों का क्या हुआ है, इन्वेंशन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, दिस मशीन आर हेल्पफुल टू हैव मोर देन वन क्रॉप अ ईयर व्हिच इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिसके कारण क्या होता है, प्रोडक्शन भी फास्ट हो पाता है और हम फसल को फटाफट काट भी सकते हैं, उसको इजीली मार्केट में बेच पाते हैं और दूसरी फसल भी हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो यहाँ पे मोर देन वन क्रॉप का हम प्रोडक्शन कर पाते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, जिसके कारण एग्रीकल्चर ग्रो करता है। तो एग्रीकल्चर में ये सब मशीनों के कारण क्या हुआ, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, स्टेट द चैलेंजेस फेसिंग द रेलवेज इन इंडिया। बेटा जी रेलवेज के कारण, रेलवे वैसे तो रेलवे हमारा बहुत अच्छा काम करता है, हमारे बहुत फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सेफ हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन इसको भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कैसे, तो चैलेंजेस कैसे होते हैं, लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज स्टिल इनसफिशिएंट। यहाँ पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे जो रेलवे है वो अभी भी इतने सफिशिएंट नहीं है। जैसे आप अगर दूसरे कंट्रीज के रेलवे की स्पीड देखोगे, इसके कंपैरिजन में हमारे रेलवे की स्पीड क्या है, अभी भी स्लो है। फैसिलिटी ऑफ रेलवे आर स्टिल इनसफिशिएंट है इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। जितनी डिमांड है ना, अगर 100 सीट की डिमांड है, उसके सामने कितने टिकट खाली है, उसके सामने सिर्फ 70 सीट ही खाली है, मतलब कि 30 लोगों को अभी भी रेलवे के अंदर जगह नहीं मिलती, इसलिए फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरे ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। मतलब यहाँ पे रेलवे क्या है, इनसफिशिएंट होता है इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, ये भी एक प्रकार का हमारा चैलेंज है। शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस एंड प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे फाइनेंस के अंदर की फाइनेंस, क्योंकि रेलवे के अंदर बहुत जबरदस्त खर्चे होते हैं, लाइन और पटरी बिछाने का खर्चा, उसका मेंटेनेंस का खर्चा, इसलिए शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस हमेशा रहती है। दूसरा प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इतना बड़ा रेलवे है पूरा इंडिया पे, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हमको फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटी ऑफ फॉर ट्रैवलर, यहाँ पे जो ट्रैवलर होते हैं उनको भी क्या करनी होती है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज होती है उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती। रीजनल इम्बैलेंस होता है, कहीं जगह पे बहुत ज्यादा रेलवे का डेवलपमेंट हो जाता है और कहीं जगह पे बहुत कम रेलवे का डेवलपमेंट होता है। जैसे गांव के अंदर कहीं कहीं पे बहुत सारे गांव जहाँ पे रेलवे रुकती नहीं है, उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ता है दूसरे माध्यम के थ्रू और वहां से रेलवे पकड़नी पड़ती है। तो रीजनल इम्बैलेंस होता है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ रेलवे। तो रेलवे के डेवलपमेंट में, रेलवे में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी है, दूसरा रेलवे आर स्टिल इनसफिशिएंट टू इट्स डिमांड, जितनी डिमांड है उतनी है हमारे पास फैसिलिटी है, जितनी डिमांड है उतना हम सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस की प्रॉब्लम होना, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम होना, ट्रैवलर को प्रॉपर फैसिलिटी ना मिलना और रीजनल इम्बैलेंस होना, ये क्या है, चैलेंजेस फेस बाय द रेलवेज। Okay, next question. State any two advantage of agroforestation model. बेटा जी एग्रोफोरेस्टेशन के मॉडल के क्या बेनिफिट है, पहले देखते हैं एडवांटेज से पहले देखते हैं एग्रोफोरेस्ट मॉडल होता क्या। एग्रोफोरेस्ट इज अ फार्मिंग सिस्टम जिसके अंदर क्या होता है, वेयर डिफरेंट प्लांट एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, पल्सेस, ट्यूब्स आर ग्रोन टूगेदर इन द सेम एरिया, मतलब उसी एरिया के अंदर फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल भी है, ग्रेन भी है, पल्सेस भी है, ट्यूबर्स भी है एंड आर ग्रोन टुगेदर। दिस प्लांट डू नॉट कॉम्पीट विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं कि मैं ज्यादा बढ़ सकता हूं कि मैं ज्यादा, वो सब एक दूसरे को लेके बढ़ता है। इंस्टेड दे सपोर्ट ईच अदर, वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं बनते, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ। दिस मेथड प्रमोटेड बाय, किसने किया था, पद्मश्री सुभाष पेलकर
इज द लो कॉस्ट एंड गिविंग हाई इनकम। ये क्या है, एक तो बहुत कम कॉस्ट पे होती है और इसमें इनकम भी ज्यादा, क्योंकि हम बहुत सादा फसल, अलग अलग प्रकार की फसल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन, पल्सेस, ट्यूबर्स, वो सभी को एक साथ ग्रो कर पा रहे हैं, तो ये हमारी कॉस्ट कम होती है और इनकम इससे ज्यादा हो, मेकिंग इट इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव फार्मिंग मॉडल बना देता है। क्या बना देता है, इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव फार्मिंग मॉडल बना देता है। तो ये इसके आप एडवांटेज भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये लो कॉस्ट होता है, इसमें इनकम ज्यादा होती है, ये इफेक्टिव है, ये ज्यादा प्रोडक्टिव फार्मिंग मॉडल है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से लिखना हो तो एडवांटेज क्या होंगे, तो यहाँ पे हैविंग अ हाई वैरायटी ऑफ क्रॉप, जिससे क्या होता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्ट क्लाइमेट चेंजेस, मतलब क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके रिस्क यहाँ पे चला जाता है। सम ऑफ द क्रॉप स्टिल फ्लोरिश इवन द अगेंस्ट द ओड्स ऑफ अ सिचुएशन, अगर सिचुएशन ओड हो जाती है, जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, तो भी यहाँ पे क्या होता है, वो सिचुएशन में भी फ्लावर बहुत अच्छा ग्रो करता है। क्रॉप क्या होता है, डाइवर्सिटी रिड्यूसेस डिसीज, यहाँ पे ये डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप होता है जिसके कारण डिसीज है, पेस्ट है, इंसेक्ट अटैक है, इंसेक्ट का अटैक, ये सब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इनकम कीप जनरेटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उनकी लंबे समय तक उनकी इनकम, मतलब फार्मर की इनकम बढ़ती रहती है। एज द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर अवेलेबल द मार्केट इज अवेलेबल, मतलब क्या, क्योंकि वैरायटी ऑफ गुड्स है, मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन होगा तो वो इजीली गुड्स को सेल कर पाएंगे। सो रिसेशन डज नॉट अफेक्ट, तो उनका, उनके वहां पे रिसेशन की कोई इंपैक्ट आएगी नहीं। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजेस, यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग यहाँ पे फल, पौधे, दाल, पल्सेस वगैरह यूज करें तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द यूज ऑफ अग्निशास्त्र। क्या यूजेस ऑफ अग्निशास्त्र, अग्निशास्त्र होता क्या है, अग्निशास्त्र इज द नेचुरल पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स है ये, ठीक है, वो भी कैसा, नेचुरल पेस्टिसाइड जो हम पेड़ों पे छिड़काव करते हैं ताकि जीव जंतु नहीं आए। यूज इन अ फार्मिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अग्निशास्त्र, तो जो अग्निशास्त्र करके हमने जो प्रोडक्ट को बनाया है, इज मिक्स विद द वाटर, उसको वाटर में थोड़ा सा अग्निशास्त्र लो, मतलब ये प्रोडक्ट अग्नि कैसे बनता है वो बुक्स में दिया हुआ, उसको हमको इतना डिटेल में नहीं जाना। तो अग्निशास्त्र जो हमने चीज बनाई है उसको क्या करो, उसमें पानी, उसके अंदर पानी मिक्स करो और उसको क्या करो, स्प्रे करो क्रॉप्स के अंदर। इससे क्या होगा, इट हेल्प्स, क्योंकि हमको पूछा है यूसेज ऑफ अग्निशास्त्र, तो ये हेल्प करता है पेस्ट को कंट्रोल करने में, कैटरपिलर्स, इंसेक्ट्स, फंगी एंड टर्माइट्स इन अ क्रॉप, तो ये सब चीजें इसके ऊपर नहीं आती। तो ये अग्निशास्त्र के यूसेज है। क्या क्या आप क्या करोगे, अग्निशास्त्र को मिक्स करोगे अग्निस्त्र, तो उसको मिक्स करोगे वाटर के साथ एंड स्प्रे करोगे क्रॉप के ऊपर, उससे क्या होगा, आपका पेस्ट, कैटरपिलर्स, इंसेक्ट्स, फंगी, टर्मिट्स इन अ क्रॉप नहीं लगेगा। इट हेल्प इन कंट्रोल, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बड़े ही मजेदार तरीके से हमारा सेक्शन नंबर सी ऑफ पेपर नंबर 1 कंप्लीट किया। हमको अप्रोक्सीमेटली 51 मिनट जैसा हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने शुरू में ही बोल दिया था ये वीडियो लेंथी रहा होगा। उन व्यक्तियों को मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने ये पूरा वीडियो देखा है, क्योंकि एक मतलब उसके लिए भी हमको लगन चाहिए होती कुछ इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करो, कमेंट में जरा से लिखना सर ये वीडियो बहुत मस्त लगा। तो मिले हम नेक्स्ट वीडियो में। अरे नहीं नहीं सर, आपने एक वादा किया था हमसे, आपने बोला था सर आप इसकी नोट्स भी दोगे, ये नोट्स हमको बहुत अच्छी लग रही है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाए भी और नोट्स भी बहुत अच्छी लगी। कैसे मिल सकती है नोट्स? बेटा ये नोट्स की मिलने के लिए मैं यहाँ पे टारगेट रख रहा हूँ 100 लाइक्स का। अगर आप 100 लाइक्स करें, कमेंट में लिख रहे हो, क्योंकि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको नोट्स चाहिए नहीं, तो लिखो कमेंट, सर आई वांट योर नोट्स, सर प्लीज शेयर द नोट्स। तो अगर 100 कमेंट्स आते हैं कि मेरे नोट्स के लिए, ताकि मेरे को भी मजा आएगा ये नोट्स को शेयर करने में, क्योंकि आप दिल से नोट्स चाहते हो तो मैं दिल से इसको शेयर करूंगा। तो जाइए और अभी कमेंट में लिखिए सर प्लीज शेयर द नोट्स, मैं जरूर से शेयर करूंगा। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और ये मत सोचना कि सर मैं तो लिखूं दूसरे नहीं लिखेंगे। अरे तू लिख, बाकी सब भी लिखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी नोट्स है। एग्जाम में देखो बहुत हेल्प करेगी। हर एक क्वेश्चन को ढूंढने कहाँ जाएगा एग्जाम के अंदर, ये इस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को एक ही साथ अवेलेबल हो जाएगी। तो देखो बहुत, तुम सभी बच्चे जो आप ये वीडियो देख रहे हो, तुम सभी को बहुत फायदा होगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ। इसलिए लिखो, मैं जरूर से देखूंगा, दिस इज माय गारंटी। चलो बेटा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।